हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 7 कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 2 ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में हमने पिछले सेशन में देखा था। आज के सेशन में हम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे। अब इसके नाम में ही है रिस्ट्रिक्शन, है ना। यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टिव, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ट्रेड की जितनी भी प्रैक्टिसेस है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। सो एज पर सेक्शन 2O ऑफ दिस एक्ट, कोई भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस होता है, इट मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच हैज और मे हैव द इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग, डिस्टॉर्टिंग और रिस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन इन एनी मैनर। यानी कि सबसे पहले तो प्रिवेंट करना, डिस्टॉर्ट करना या फिर रिस्ट्रिक्ट करना। किस चीज को करना? कंपटीशन को। सो कंपटीशन को आप एक तो प्रिवेंट कर रहे हो, फिर आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हो, फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। हम कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं in particular to all those which tend to obstruct the flow of capital or resource into the stream of production. स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्शन में आप कैपिटल वगैरह में बाधा लेके आ रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि मैन्युपुलेशन हो रहा है प्राइसेस का, या फिर मैन्युपुलेशन किसी भी प्रकार से हो रहा है कंडीशन ऑफ डिलीवरी का, या फिर जो सप्लाई होता है हमारे गुड्स का, सप्लाई होता है मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें किसी ना किसी तरीके से बाधा डाला जा रहा है, या तो किसी कॉस्ट से, या तो कॉस्ट के बेसिस पे, या फिर किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे। तो ये सारा जो है बाधा डालना, यही हमारा क्या है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। सो हम किसी भी तरीके से हम क्या क्या कर रहे हैं? हम प्रिवेंट कर रहे हैं, हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब सेक्शन 33 MRTP एक्ट के सेक्शन 33 में ये बताया गया है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है उसके टाइप्स भी होते हैं। अब कितने टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट में देख लेंगे। पहला जो टाइप है दैट इज योर रिफ्यूजल टू डील, यानी कि एनी एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट्स और इज लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड the person or classes of person to whom goods are sold or from whom goods are brought। यानी कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से उन लोगों को जिनके लिए गुड्स हमने बनाया है, तो दैट इज रिफ्यूजल टू डील। The second one is tie-up sales and full line forcing. That is any agreement requiring a purchaser of goods as a condition of such purchase to purchase some other goods। यानी कि यहाँ पे आपने ये कंडीशन रख ली कि एक तरीके से ये टाई अप अरेंजमेंट हो गया। इसको हम टाइंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब कि एक कंडीशन यहाँ पे आपने रख दी कि आप एक गुड्स जब परचेज करोगे साथ में आपको दूसरा गुड्स भी परचेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रेशर कुकर लेने जा रहे हो दुकान में, आप कुकर लेने जा रहे हो दुकान में और दुकान वाले ने बोला कि भाई ये कुकर हम आपको बेच देंगे, पर कुकर के साथ आपको इसके जो है कंटेनर्स भी लेने हैं, इसके कुकर में यूज आने वाले कंटेनर लेने हैं, कुकर में यूज आने वाले स्पून्स वगैरह लेने हैं, ये भी आपको सेट में इसके साथ लेना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि भाई वो बंदा जो है वो कुकर अलग से नहीं खरीद सकता, अगर इसको ये कुकर खरीदना है तो इसको इसके साथ के ये सेट भी खरीदना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का टाइंग एग्रीमेंट है, एक तरीके का कंडीशनल एग्रीमेंट है कि भाई आप ये तभी खरीद पाओगे जब आप दूसरा प्रोडक्ट भी उसके साथ में खरीदोगे। और ये क्या है? क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो है ये इसको हम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस बोलेंगे, क्योंकि ये गलत चीज़ है। तो ये है हमारा टाई अप सेल्स एंड फुल लाइन फोर्सिंग। आप किसी को फोर्स कर रहे हो कोई सामान लेने के लिए जो जिसकी मे बी उसको ज़रूरत नहीं होगी। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। थर्ड, हम एक और टाइप ऑफ देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, दैट इज एक्सक्लूसिव डीलिंग।
Exclusive dealing, which means any agreement restricting in any manner the purchaser in the course of his trade from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller or any other person. एक्सक्लूसिव डीलिंग का मतलब है कि अगर मेरे पास एक ब्रांड है तो मैं वो एक ही ब्रांड के सामान बेचूंगा, मैं दूसरे ब्रांड के सामान नहीं रखूंगा. फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑथराइज डीलर है एलजी का, वो जो है वो स्टॉकअप कर रहा है सैमसंग के प्रोडक्ट्स भी, वो स्टॉकअप कर रहा है कोई और कंपनी के वीडियोकॉन के प्रोडक्ट्स भी, ठीक है, वो स्टॉकअप कर रहा है बॉश के प्रोडक्ट्स भी, वो और भी, जैसे कोई भी आप ले लो, हिताची के प्रोडक्ट्स भी. तो ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स भी ये ऑथराइज डीलर जो है अपने पास स्टॉक करके रख रहा है. बट अगर आप उसको ये काम करने से प्रिवेंट करोगे, दैट विल अमाउंट टू रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. सो एक्सक्लूसिव डीलिंग का मतलब यही है कि एक परचेजर जो है इन कोर्स ऑफ हिज ट्रेड वो एक ही तरीके से के गुड से डील करेगा, ये चीज़ गलत है. दैट इज़ योर एक्सक्लूसिव डीलिंग. Now the fourth one is collective agreements, where buyers or sellers syndicate themselves with a view to coerce and thereby seek an unreasonable bargain. यहाँ पे जो ये है, एक तरीके से आप कलेक्टिव होके आप झुंड में आके एक अनरीजनेबल तरीके का बार्गेन रखते हो. ज्वेलर्स यूनियन और ट्रांसपोर्टर यूनियन ऑफन रिसोर्ट टू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. तो यहाँ पे जो है कलेक्टिव एग्रीमेंट, काफ़ी ज़्यादा लोग, एक बंदा कुछ बोलेगा उसका कोई नहीं सुनेगा, बट कलेक्टिव हो के अगर लोग बोले, और यहाँ पे यूनियंस वगैरह की बात आती है. फॉर एग्जांपल, ज्वेलरी के यूनियंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट के यूनियंस होते हैं. ट्रांसपोर्ट के यूनियन, अब कोई एक बंदा है, एक कोई बस का ड्राइवर है, वो जाके बोले कि भाई मैं कल स्ट्राइक पे हूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो किसी भी न्यूज़ चैनल में भी नहीं आएगा, कोई उसको रिपोर्ट भी नहीं करेगा, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर वही जाके बहुत सारे कलेक्टिव होके ड्राइवर जो है ड्राइवर यूनियन में जाके बोले, और पूरा का पूरा ड्राइवर यूनियन जो है ये अग्री करे कि चलो हम स्ट्राइक करेंगे कल, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कलेक्टिव एग्रीमेंट. एंड based on a complaint, the MRTP Commission concluded that such clause would amount to restrictive trade practice. So यहाँ पे अगेन जो है, यहाँ पे ये भी एक तरीके का क्या है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ही है. फिफ्थ, अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग की, देन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन और बेनिफिट्स इंक्लूडिंग अलाउइंग ऑफ डिस्काउंट और रिबेट ऑन अ डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस. यानी कि आप डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे किसी को तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, बट किसी को आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो. Giving different discount to different classes of buyers like government, dealers is not a restrictive trade practice as it does not affect competition. बट यहाँ पे एक बात अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप गवर्नमेंट वगैरह को जो है डिफरेंट प्राइस पे, देखो गवर्नमेंट को जो है डिफरेंट प्राइस पे दिया जाता है सामान, बट वो जो है वो इसके दायरे में नहीं आता, वो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में नहीं आता, क्योंकि वो कंपटीशन को जो है अफेक्ट नहीं करेगा. However, quantity discount which are small and do not discourage competition to any material degree may not be anti-competitive and hence allowed. Again, यहाँ वही बात आती है कि अगर आप स्मॉल यूनिट में किसी को कुछ प्रोडक्ट में डिस्काउंट देते हो, उससे अगर किसी कंपटीशन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये वो जो है डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग नहीं कहलाएगा. बाकी ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग का मतलब क्या है, कि आप कंसेशन दे रहे हो, ग्रांट कर रहे हो कंसेशन, या फिर आप ग्रांट कर रहे हो बेनिफिट इंक्लूडिंग रिबेट्स वगैरह ऑन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस. नेक्स्ट जो आता है हमारा 6, दैट इज आवर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. अब रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डीलर्स स्टिपुलेटिंग द प्राइस एट विच द डीलर मस्ट रीसेल द गुड्स टू हिज कंज्यूमर्स. तो यहाँ पे जो है कि एक अग्रीमेंट होता है प्रोड्यूसर, एक तो प्रोड्यूसर जो कि सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका डीलर, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है स्टिपुलेटिंग द प्राइस एट विच द डीलर मस्ट रीसेल द गुड्स. यहाँ पे इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है कि हमारा प्रोडक्ट है एक साबुन, ये साबुन जो है ये डीलर जो है कितने में बेचेगा, इसका डील होता है. ये सिंपल, ये प्रोडक्ट को डीलर कितने रुपए में बेचेगा, वो है हमारा डील. दैट इज योर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. और ये किस पे बेस्ड होता है?
he must resell the goods to his consumers by suggesting a minimum price या फिर recommending a particular price without specifically permitting the dealer to sell at a lower price, या फिर through suggesting the price to be maximum retail price but insisting that the price shall not be sold at a price less than the suggested maximum retail price. So simply प्रोड्यूसर बोलता है कि भाई तुम जो है इस प्रोडक्ट में मेरे साबुन पे आप जो है MRP लगा दो 40 रुपये का, ये साबुन जो है 40 रुपये का है और ये साबुन जो है 40 रुपये से कम का नहीं बिकेगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्राइस मेंटेनेंस. सो नेक्स्ट वन इज योर टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन restricting or withholding of output or supply. That is any agreement to limit, restrict or withhold the output or supply of. देखो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट आपका बने जिससे कि हम जो है सप्लाई पे या फिर आउटपुट पे, सप्लाई तो आउटपुट ही होता है, उस पर अगर हम किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन डालें या फिर उसी पे किसी भी प्रकार का रुकावट डालें तो वो गलत कहलाएगा. एंड दिस विल अगेन बी एन एग्जाम्पल ऑफ इट. दिस विल अगेन बी अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. नेक्स्ट हमारा जो एट्थ टाइप है दैट इज योर कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. दैट इज एनी एग्रीमेंट नॉट टू एम्प्लॉय और रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी मेथड, मशीनरी और प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड. तो दिस कंट्रोल करना, पूरे के पूरे मैन्युफैक्चर को कंट्रोल करना कि हम बोलेंगे कि भाई हम ये जो मेथड है, हम ये मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर हम ये मशीनरी या फिर हम ये प्रोसेस को जो है यूज़ नहीं करेंगे. सो वो जो है गलत चीज़ होगा. ये केस एक्चुअली हुआ था यहाँ पे जो है इसका कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का केस हुआ था बाटा के साथ. जो हमारा बाटा इंडिया लिमिटेड है इन 1975 यहाँ पे हुआ था. बाटा जो था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स के साथ उन्होंने अग्रीमेंट किया था कि भाई आप जो है हमें सप्लाई करोगे फुटवेयर, बट आप जो है प्रोहिबिट हम आपको करते हैं कि आप जो है रॉ मटेरियल जो है हमने जो दिया गया है इन्हीं लोगों से, हमारे जो लोग हैं आप इन्हीं लोगों से जो है रॉ मटेरियल खरीदोगे, इसके बाहर आप किसी से भी रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते. सो अब ये चीज़ तो गलत है. इस पे जो है पूरी की पूरी इंक्वायरी कमीशन बैठी क्योंकि बाकी लोग जो थे, बाकी प्रोड्यूसर थे रॉ मटेरियल के, वो आए वो कहने लग गए कि भाई हमसे तो कोई खरीद नहीं रहा है, तो गलत बात है. सो यहाँ पे वो कमीशन ने ये बोला कि ऐसे कंडीशन जो कि बाटा बोल रहा है ये जो है अगेन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में जो है ये काउंट होता है एंड इज प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट. सो अगेन कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, अनदर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉयकॉटिंग की, बॉयकॉटिंग तो आपको पता ही है क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना, बॉयकॉट करना. Any agreement for the exclusion from any trade association of any person carrying on or intending to carry on in good faith the trade in relation to which the trade association is formed. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही रहता है कि रिस्ट्रिक्ट करना मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन टू अ फ्यू पर्सन फॉर म्यूचुअली शेयरिंग द बेनिफिट. सो बॉयकॉट करना भी एक तरीके से जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ही कहलाता है. अगर हम बात करें प्रीडेटरी प्राइसिंग की, सो एनी एग्रीमेंट टू सेल गुड्स एट सच प्राइसेस एज वुड हैव द इफेक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग कंपटीशन और कॉम्पिटिटर. सो यहाँ पे ये जो काम है, ये हरकत कौन करता है प्रीडेटरी प्राइसिंग का, ये बड़े फर्म्स करते हैं. क्योंकि देखो बड़े फर्म्स जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचने की. क्योंकि होता क्या है, एक ही प्रोडक्ट को बार बार आप बेचो, देखो आप एक ही चीज़ को बार बार करो तो आप उसमें अच्छे हो जाते हो, है ना. तो सिमिलरली अगर एक ही प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन बार बार करते वो ना सस्ते से सस्ते प्राइस में उस प्रोडक्ट को बनाने का उनमें वो आ जाता है कि वो बनाने की उतने वो केपेबल हो जाते हैं. बट और उसी के कारण क्या होता है, दे यूज द पावर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्किल. और यहाँ पे क्या होता है कि वो सस्ते में उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, जिसके कारण वो सस्ते में जो है कभी कभार बेच भी सकते हैं. और वो सस्ते में क्यों बेचेंगे बीच बीच में, वो इसलिए बेचेंगे ताकि जो है कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट छोड़ के वो इनका प्रोडक्ट ले. अगर साबुन भी है, साबुन का प्राइस ₹40 चल रहा है मार्केट में, कॉम्पिटिटर भी फॉर एग्जाम्पल 41 का बेच रहा है, या कॉम्पिटिटर भी 39 या 40 का कॉम्पिटिटर भी बेच रहा है, मतलब एक परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है. अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने सोचा, इस कंपनी को लालच आ गया, इसने सोचा यार मैं ना दूसरे कंपनी को ना बाहर कर दूंगा,
मैं नहीं चाहता कि दूसरे कंपनी का जो लोग है, जो दूसरे कंपनी का जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, दूसरे कंपनी का जो साबुन खरीदते हैं, वो लोग उसका साबुन बिल्कुल ना खरीदे, वो लोग मेरे कंपनी का साबुन खरीदे। और इसके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वगैरह था ही, तो इसने क्या किया, अपना साबुन जो है 40 रुपये की बजाय क्या कर दिया, 15 रुपये में बेचने लग गया। उसका MRP जो है वो उसको डिस्काउंट डाल के 15 रुपये में बेचने लग गया। तो ऑब्वियसली लोग क्यों 40 रुपये का साबुन लेंगे इसका, लोग यहाँ के कस्टमर्स भी जो है वो स्विच करके इस साइड आ गए। सो यहाँ पे जो है ये एक तरीके से प्रेडेटरी प्राइसिंग है, जिसका मेन उद्देश्य होता है एलिमिनेट करना कंपटीशन को या फिर एलिमिनेट करना कॉम्पिटिटर्स को। ये पर गलत चीज़ है अगेन। सो ये किस में आ गया, दिस इज अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11th टाइप की, दैट इज योर रिस्ट्रिक्टिंग ऑन क्लास नंबर ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम whom गुड्स मे बी बॉट। अगेन एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग एनी मैनर द क्लास और नंबर ऑफ होलसेलर्स, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स फ्रॉम whom एनी गुड्स मे बी बॉट। ये भी क्या आता है, ये भी हमारा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर ही आता है कि हमने लिमिट कर दिया कि आप भाई इन्हीं लोगों से सामान लोगे, इनसे नहीं लोगे। तो वो चीज़ भी क्या है, वो चीज़ भी बिल्कुल ही गलत है। एंड द 12th वन जो लास्ट हमारा टाइप है, दैट इज एब्सटिनेंस फ्रॉम बिड्स इन ऑक्शन। दैट इज एनी एग्रीमेंट एज टू द बिड्स विच एनी of the parties thereto may offer at any auction for the sale of goods of any agreement, whereby any party thereto agrees to abstain from bidding at any auction for the sale of goods। तो यहाँ पे नॉकिंग आउट यानी कि ऐसे बिड से क्या होता है, कंपटीशन नॉकआउट हो जाता है और यही चीज़ गलत है। सो ये सारे क्या हैं हमारे, हमने क्या देखे अभी, ये सारे हमने देखे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के टाइप्स हमने देखे कि कितने तरीके के रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नाउ every agreement falling into the provisions of section 33 shall be registered with the Director General of Investigation and Registration within 60 days from the date of agreement. However, referring to the various provisions of MRTP Act, one may notice the following agreement shall be exempted from being registerable. So यहाँ पे जो है सारे जो एग्रीमेंट है सारे के सारे को रजिस्टर करना ही होता है हमें, बट कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि रजिस्ट्रेबल नहीं होते, जिनको एग्जेम्पशन मिला होता है। और किन किन को एग्जेम्पशन मिला होता है वो हम अब देखेंगे। पहला, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ हो, वो जो है वो क्या होता है, उसको एग्जेम्पशन मिला होता है। देन एनी एग्रीमेंट बाय अंडरटेकिंग एग्जेम्प्टेड विच इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द MRTP एक्ट। ये वाला एग्रीमेंट जो कि अब देखो एक्ट में दिया गया है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा ही होगा। Next is restrictive trade practice necessary to safeguard the rights of patentees in regard to certain infringement and in regard to conditions that may lay down the licenses। So इस केस में भी exempted है, जो infringement होता है उन सब के लिए patents के against। Then restrictive trade practice relating exclusively to the production, supply, distribution and controls of goods for export। इन टाइप के गुड्स जो कि गुड्स एक्सपोर्ट के लिए होते हैं, इन सब पे भी जो है वो exemption होता है। Restrictive trade practices as a result of any agreement between buyer relating to the product bought from them for consumption and not for resale। अब भाई कंजम्पशन के लिए अगर कोई बंदा ले रहा है सामान और वो उससे बेच नहीं रहा, वो आगे किसी और पब्लिक को नहीं बेच रहा, अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो उसमें भी ऑफ कोर्स जो है ये एग्जेम्प्टेड ही होगा। देन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस विच आर एक्सप्रेसली अब लॉ में ही दिया गया है तो वो ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड होगा ही होगा। विच आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होगा तो अगेन उसको एग्जामिशन मिलेगा। एंड एग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ पार्टी, ऐसा जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पार्टी, या तो बायर या तो सेलर, दोनों में से एक जो है। अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, या तो बायर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो हमारा सेलर सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों में से एक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली एग्जामिशन मिलेगा ही मिलेगा। सो ये यहाँ पे जस्ट कंट्रोल और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में हम इस टॉपिक में बस ये बताना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है एग्जेम्पशन जो है मिला हुआ है। इसके बाद एक और है, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि डायरेक्टर जनरल एग्जेम्प्ट करता है वो भी एग्जेम्पशन में ही आता है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.